गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज वर्धन वंश का दूसरा पार्ट। पिछले पार्ट में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया था जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न बने हुए हैं। तो आज 31वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में किया था, ऑप्शन बी प्रयाग व थानेश्वर में किया था, ऑप्शन सी थानेश्वर व वल्लभी में किया था, या फिर ऑप्शन डी वल्लभी व प्रयाग में किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वह कन्नौज और प्रयाग में किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक किसने रचे थे। ऑप्शन ए बाणभट्ट द्वारा रचित थे, ऑप्शन बी विशाख दत्त द्वारा रचित थे, ऑप्शन सी वात्स्ययन द्वारा रचित थे, या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन द्वारा रचित थे। तो नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका जो नाटक थे उसके नाटककार हर्षवर्धन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हर्षवर्धन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन बी राज्यवर्धन ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने, या फिर ऑप्शन डी शशांक ने। तो गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक हर्षवर्धन था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आज भी भारत में व्हेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। तो व्हेन-सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि हर्ष के प्रति सम्मान उसका, बी नालंदा में अध्ययन, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म में आस्था, या फिर ऑप्शन डी सियूकी की रचना। तो व्हेन-सांग को आज भी भारत में याद करने का मुख्य कारण जो था वह उसके द्वारा रचित सियूकी की रचना थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सियूकी की रचना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वातापी या बादामी का शासक था, ऑप्शन बी कल्याणी का शासक था, ऑप्शन सी बेंगी का शासक था, या फिर ऑप्शन डी तंजौर का शासक था। तो हर्षवर्धन के जीवन में विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय जो था वह वातापी या बादामी का शासक था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वातापी या बादामी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो वल्लभी नरेश का नाम था। तो वल्लभी नरेश जो थे वो कौन थे। ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी देवगुप्त, या फिर ऑप्शन डी ग्रह वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय। तो ध्रुवसेन द्वितीय से ही हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था और ये वल्लभी के राजा थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था। ऑप्शन ए राज्यवर्धन ने, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन ने, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन ने, या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। तो 641 ईस्वी में चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत हर्षवर्धन ने भेजा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे थे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा था। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वांग वेनसे, ऑप्शन बी व्हेन-सांग, ऑप्शन सी इत्सिंग, या फिर ऑप्शन डी फायान। तो जो फायान था वो भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। इत्सिंग जो था वह हेमसांग के बाद में आया था, लेकिन जो हेमसांग के तुरंत बाद या कहा जा सके कि हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद आया था वह वांग वेनसे था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वांग वेनसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था। ऑप्शन ए फायान को, ऑप्शन बी व्हेन-सांग को, ऑप्शन सी इत्सिंग को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा प्रदान की गई थी वह व्हेन-सांग को की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन-सांग, यात्रियों का राजकुमार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि व्हेन-सांग भारत में लगभग कितने वर्ष तक रहा था। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 13 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो व्हेन-सांग भारत में लगभग 14 वर्ष तक रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि व्हेन-सांग के सम्मानार्थ में सम्मान में एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ, महायान धर्म
बौद्ध धर्म का जो द्वितीय संप्रदाय था महायान, हीनयान और महायान, तो महायान धर्म के प्रचार में हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया था। तो विभिन्न संघ के सम्मान में हर्षवर्धन ने महायान धर्म के प्रचार के लिए महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कहाँ कराया था, पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कन्नौज में कराया था, ऑप्शन बी थानेश्वर में कराया था, ऑप्शन सी प्रयाग में कराया था, या फिर ऑप्शन डी उज्जैन में कराया था। तो ह्वेनसांग ने 2 महासभाओं का आयोजन कराया था, एक प्रयाग में कराया था, एक कन्नौज में कराया था। लेकिन ह्वेनसांग के सम्मान में तथा महायान धर्म के प्रचार के लिए उसने जो महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया था वह कन्नौज में कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए अशोक को दिया जाता है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, ऑप्शन सी हर्षवर्धन को दिया जाता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना होगा कि कुंभ मेला भारत में कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था या अग्रगमन को रोका था। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष का जो अग्रगमन था उसको किसने रोका था। ऑप्शन ए पुलकेशिन फर्स्ट ने रोका था, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा था, ऑप्शन सी विक्रमादित्य एक ने लिखा था मतलब रोका था, या फिर ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने रोका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ही नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष के अभियान को रोका था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप हर्षवर्धन ने दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था तो वह कुमारगुप्त ने बनवाया था। और ये कब बनवाया था इसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना दिया गई है और सूची 2 में उसके रचनाकार दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हर्षचरित या कादम्बरी इसके रचनाकार कौन थे। तो हर्षचरित या कादम्बरी के जो रचनाकार थे वह बाणभट्ट थे। तो ए का 4 हो जाएगा। बी नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक इसके रचनाकार थे। तो इसके रचनाकार भर्तृहरि थे। सूर्य शतक रचनाकार कौन थे। तो सूर्य शतक रचनाकार मयूर थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इसकी रचना किसने की थी। तो ये सब नाटक थे, तो इनकी रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। डी का 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था। तो वह कौन था जो हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ये तो संबद्ध था। ऑप्शन बी कालिदास, ये भी संबद्ध थे, नहीं सॉरी ये संबद्ध नहीं थे। ऑप्शन सी भर्तृहरि, ये भी संबद्ध थे। ऑप्शन डी मयूर, ये भी संबद्ध थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कौन सी उपाधि प्राप्त थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए में दिया गया है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ये सही है। इसका कारण दिया गया है कि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था, ये भी सही का है। तो चलिए कूट देख लेते हैं। कूट ए और आर दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या करता है। कूट बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कूट सी ए सही है और आर गलत है, या फिर कूट डी आर सही है और ए गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हर्षवर्धन ने किसी भी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसने जो शासन प्रणाली को अपनाया था वह गुप्त शासन प्रणाली थी। और उसको किस तरह अपनाया था, कुछ संशोधन द्वारा अपने कुछ नियम उसमें जोड़ दिए थे और उसको अपनाया था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, तो ये सही था, ये तो सही सुमेलित है। सिंहनाथ महासेनापति, ये भी सुमेलित है। कुंतल सेनापति, ये भी सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तीनों सुमेलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने कहा था, ऑप्शन बी फायान ने कहा था, ऑप्शन सी ह्वेनसांग ने कहा था, या फिर ऑप्शन डी सिंह ने कहा था। तो ह्वेनसांग का ही यह कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु वे ईमानदार होते हैं तथा वे स्वच्छता प्रेमी भी होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अग्रहार का अर्थ था। तो अग्रहार, वर्धन वंश में अग्रहार किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए, ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान को। ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान। ऑप्शन सी, सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो अग्रहार था वह ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्ति अनुदान था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो वर्धन वंश में घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग कैसे होता था? ऑप्शन ए, खेत की जुताई के लिए। ऑप्शन बी, खेत की सिंचाई के लिए। ऑप्शन सी, समय मापने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो घंटी यंत्र या तुला यंत्र होता था उसका प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था। तो दक्षिण भारत में जो एरी पत्ती था वह क्या था? ऑप्शन ए, जलाशय की भूमि थी। ऑप्शन बी, चारागाह की भूमि थी। ऑप्शन सी, जंगली भूमि थी। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में जो एरी पत्ती थी वह जलाशय युक्त भूमि थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलाशय की भूमि को ही दक्षिण भारत में एरी पत्ती का नाम दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये वर्धन वंश का आखिरी प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो भू राजस्व की सीमा हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या थी, यह पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, 1/10 से 1/16 थी। ऑप्शन बी, 1/6 से 1/10 थी। ऑप्शन सी, 1/4 से 1/6 थी। या फिर ऑप्शन डी, 1/3 से 1/4 थी। तो हर्ष के काल में जो भू राजस्व की सीमा थी वह 1/6 से लेकर 1/10 तक की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 से 1/10 थी। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा जो लोग या भाई बहन जो नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।